वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। मैं आप लोगों को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट डिटेल्स में पढ़ाती हूँ। आज हम लोग और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे जो यूनिट 9 सेक्शन ए के अंतर्गत है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म पर ओसीबी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कंप्लायंस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन तो हमें सभी को पता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक संगठित प्रतिष्ठान होती है। ठीक है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, मगर कंप्लायंस एक न्यू वर्ड है, राइट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लायंस? Compliance is an unavoidable process in the maintenance and development of an organization. मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप इस कंप्लायंस को अवॉइड कर देंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट कंप्लायंस enforcement organizational objective cannot be achieved. That means compliance की बगैर आप किसी भी गोल को पूरा नहीं कर सकते। Without compliance, law and order cannot be maintained in the organization. That means आप किसी भी organization ले ले, उसमें अगर compliance होगा तभी law and order maintain रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बता देती हूँ। अगर कंप्लायंस होगा, ठीक है, किसी भी कंपनी पर अगर कंप्लायंस होगा, COMPL लिख देती हूँ, कंप्लायंस, ठीक है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट दोनों होगा। अगर कंप्लायंस नहीं है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल है वो फुलफिल नहीं होगा। उसके साथ साथ जो लॉज होती है, जो ऑर्डर रहती है, वो भी फुलफिल नहीं होगा। तो हियर वी सेड दैट कि विद द हेल्प ऑफ कंप्लायंस वी मेंटेन अवर लॉ and order and also achieve our organizational goal. Clear? चलिए नेक्स्ट क्या है? रिलेशनशिप कंसिस्टिंग ऑफ द पावर एम्प्लॉयड बाय सुपीरियर्स टू कंट्रोल द सबऑर्डिनेट्स एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स टू दिस पावर। दैट मीन्स हमारी ये जो कंप्लायंस है, ये ऑर्गेनाइजेशन की जो पावर होती है लीडर की, उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप पावर का मतलब क्या होती है? देखिए, रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आपके साथ अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लीडर हो तो उस लीडर के साथ सबऑर्डिनेट का कैसा रिलेशन होगा। ठीक है, एल का मतलब लीडर समझ लो और एस का मतलब सबऑर्डिनेट समझ लो। ठीक है, तो लीडर एंड सबऑर्डिनेट का रिलेशन कैसा होगा? ठीक है, अब देखो, ये जो रिलेशन होती है, इस रिलेशन तभी अच्छा हो सकेंगे जब लीडर आपकी सबऑर्डिनेट के सामने उतना ज्यादा पावर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, अगर लीडर पावर को रिप्रेजेंट मतलब सख्त रूप से पावर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो रिलेशनशिप अच्छा होगा। अगर लीडर सबऑर्डिनेट के सामने स्ट्रॉन्ग पावर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स उसको डोमिनेट करेगा, उसको पनिश करेगा, ठीक है, तब लीडर एंड सबऑर्डिनेट के बीच की जो रिलेशनशिप है वो भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग ये स्टडी किया कि जो हमारी रिलेशनशिप होती है वो पावर के ऊपर बेस करके गठित है। अगर पावर आप स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे आपके सबऑर्डिनेट के सामने तो वहां की रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगा। अगर आप जो पावर है वो डोमिनेट नहीं करेंगे, अगर पावर को स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तब रिलेशनशिप एक अच्छा होगा, एक बॉन्ड क्रिएट होगा। क्लियर?
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, द क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लायंस प्रोवाइडेड इन इट। दैट मींस ये जो कंप्लायंस है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 3 टाइप्स ऑफ पावर। अब पावर की बात जब आई है, कंप्लायंस बेसिकली फोकसेस ऑन योर पावर, ऑन योर कम्युनिकेशंस। तो यहाँ पर जो 3 टाइप्स ऑफ पावर्स है वो क्या क्या है? फर्स्ट है कोर्सिव पावर, नेक्स्ट है रिम्यूनेटिव पावर, थर्ड है आपकी नॉर्मेटिव पावर। अब हर एक पावर की अलग अलग मीनिंग होती है। पहले समझेंगे कोर्सिव पावर को। इट कंसिस्ट ऑफ थ्रेटेंड यूज ऑफ फिजिकल सैंक्शन सच एज पनिशमेंट। दैट मीन्स यहाँ पर आप स्ट्रॉन्गली पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हो आपकी सबॉर्डिनेट के सामने, आप थ्रेटेंड दे रहे हो। सपोज कीजिए कोई सबॉर्डिनेट है, वो कोई गलती कर दिया आपकी प्रोडक्शन पर, ठीक है, या फिर ठीक से मैन्युफैक्चर नहीं किया, कुछ गलती हो गई उसमें से, ठीक है, तब आप क्या कर रहे हो? एज ए लीडर बहुत सख्त रूप से उसको पावर दिखा रहे हो। दैट मीन्स आप पनिश कर रहे हो उसको, तो वो हो जाएगी आपकी कोर्सिव पावर, ठीक है। अब रिम्यूनेटिव पावर का मतलब यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया है मैंने, रिवॉर्ड देना, बेनिफिट देना, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर आप कुछ ऐसा कुछ स्टिमुलेट दे रहे हो जिसके थ्रू जो आपकी सबॉर्डिनेट्स है वो खुश हो जाए, ठीक है। जैसे कि आप रिवॉर्ड दे रहे हो, जैसे सैलरी देना, प्रमोशन करना, ठीक है। इस तरीके का जो पावर्स होती है उसको हम रिम्यूनेटिव पावर कहते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव पावर। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ सिंबॉलिक रिवॉर्ड्स और टोकन। दैट मीन्स यहाँ पर नॉर्मेटिव का मतलब ही होती है कि आप खुद की सेल्फ एस्टीम को दिखाना, खुद की प्रेस्टीज, खुद की सोसाइटी की स्टेटस, मतलब ये बेसिकली आपकी सोसाइटी की नॉर्म्स एंड वैल्यूज से घिरी हुई है, उनमें से कंस्टिट्यूट हुई है, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है रेगुलेशन ऑफ सिंबॉलिक रिवॉर्ड। रेगुलेशन ऑफ सिंबॉलिक रिवॉर्ड्स का मतलब कि आप कैसे खुद को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी खुद की सेल्फ एस्टीम, खुद की प्रेस्टीज, खुद की स्टेटस कंट्रोल में रह सके, इसको हम नॉर्मेटिव पावर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटीज को देखेंगे। 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती है। फर्स्ट होती है आपकी एक्सप्रेसिव एक्टिविटीज। इसका मतलब दोज एक्टिविटीज डिपेंडिंग विद सोशल एंड नॉर्मेटिव इंटीग्रेशन। मतलब यहाँ पर आपकी सोसाइटी, यहाँ पर आपकी जो नॉर्म्स होती है सोसाइटी की, उसके ऊपर बेस करके जब आप कोई कार्य कर रहे हो, दैट मीन्स कोई आप एक्शन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द एक्सप्रेसिव एक्शंस, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटल एक्शंस का मतलब होती है कि इट्स दोज डीलिंग विद द इनपुट एंड एलोकेशन। दैट मीन्स ये आपके डील करेगा रिसोर्सेज के साथ, ठीक है, जैसे कि सैलरी हो गई, ये सब आपकी इंस्ट्रूमेंटल पर आ जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन जब हम लोग करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे? देखिए फर्स्ट आएगा आपकी कोर्सिव। ये कोर्सिव, नॉर्मेटिव एंड यूटिलिटी ट्रेंड जो होगा वो आपकी एक्शन से रिलेटेड होगा। जो अभी हम लोग 2 टाइप ऑफ एक्टिविटी स्टडी किया, उन सभी को मिलाकर और जो हमारी पावर्स है उस दोनों को मिलाकर हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन करेंगे। क्लियर? अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है? कोर्सिव, ठीक है। कोर्सिव पर क्या होगा? इंस्ट्रूमेंटल एंड हॉराइजेंटल एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन आर डिप्राइव्ड। मतलब यहाँ पर आपकी ना तो इंस्ट्रूमेंटल होगा ना तो एक्सप्रेसिव होगा। आप थोड़ा सा याद कीजिए, अभी प्रीवियस स्लाइड पर हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एंड एक्सप्रेसिव एक्टिविटीज के बारे में स्टडी किए थे, जहां पर इंस्ट्रूमेंटल पर क्या था? आपकी रिसोर्सेज, ठीक है, एलोकेशन, ये सारी चीज था। और एक्सप्रेसिव पर क्या था? जो सोसाइटी होती है उसकी नॉर्म्स को दिखाना, उसके ऊपर बेस करके कुछ एक्टिविटीज करना, राइट? ये 2 चीज था। और कोर्सिव का मतलब क्या है? जो हम लोग पावर्स में स्टडी किए थे, कोर्सिव का मतलब होती है आप जब कुछ चीज गुस्से से करते हो, ठीक है, जैसे कि पनिश करना, ठीक है, सैलरी कट कर देना, ये सब आप पावर दिखा रहे हो। आप स्ट्रेंथ ऑफ पावर है आपकी, सख्त रूप से स्ट्रॉन्ग जो पावर है वो आप इम्पोज कर रहे हो आपकी सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। तो आप सोचो कि जो लीडर, जो बॉस, जो मैनेजर ये सारी पनिशमेंट करेगा किसी
सबॉर्डिनेट्स को, वो ऑब्वियसली उस सबॉर्डिनेट्स को रिवॉर्ड नहीं देगा, ऑब्वियसली उस सबॉर्डिनेट्स को नहीं कहेगा आप नॉर्म से आप खुल के बात करो, ये कुछ नहीं कहेगा। दैट्स व्हाई कोर्सिव पावर में हमारी इंस्ट्रूमेंटल एंड हॉराइजॉन्टल एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन को डिप्राइव किया जाता है, मतलब वंचित किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नॉर्मेटिव। अब नॉर्मेटिव जो पावर होती है वहां पर क्या था, सेल्फ एस्टीम, आपकी जो स्टेटस होती है, ठीक है, ये सारी चीज कंट्रोल में रहे, ठीक है, ये सारी चीज आपकी नॉर्मेटिव पर था। और यही चीज इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन पर ऑब्वियसली नहीं होता। जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या होगा कि आपको कुछ मैं प्रमोशन दे रही हूँ, कुछ सैलरी दे रही हूँ, ठीक है, कुछ एलोकेट कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपकी स्टेटस, आपकी जो नॉर्म्स होगा, जो सेल्फ एस्टीम होगा, वो उतना ज्यादा खुल के नहीं आएगा, आएगा मगर बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ जो नॉर्मेटिव होती है, जो स्टेटस होती है, वो एक्सप्रेस होगा। इसीलिए इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन ये नॉर्मेटिव पावर पर बहुत ही कम होती है, जहां पर एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा डोमिनेट है। पर डोमिनेट का मतलब होती है आपकी पावरफुलनेस, ठीक है, कौन सबसे ज्यादा रहती है। नॉर्मेटिव एंड एक्सप्रेसिव सेम चीज है। एक्सप्रेसिव का मतलब क्या है, आप कुछ कार्य कर रहे हो, मतलब आप नॉर्म्स के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, सोसाइटी की जो नॉर्म्स होती है, जो वैल्यूज होती है, जो मॉरलिटी होती है, उन सारी चीजों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, उन सारी चीजों के साथ एक्शन कर रहे हो, ठीक। वैसे ही नॉर्मेटिव पावर पर भी वही था, आपकी स्टेटस, आपकी सेल्फ एस्टीम। आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी पावर तभी कंट्रोल में रह सकती है जब आप सोसाइटी की नॉर्म, सोसाइटी की रूल्स, रेगुलेशन, वैल्यूज, मॉरलिटी के साथ चलोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, यूटिलिटी ट्रेंड। यहाँ पर यूटिलिटी ट्रेंड पर क्या होती है, इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। दैट मींस यहाँ पर आपकी रिसोर्सेज, सैलरी, प्रमोशन, ये सारी चीज दिखाया जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कंससनेस, ठीक है। अब यहाँ पर कंससनेस के बारे में पढ़ेंगे। कंससनेस पर क्या होती है, अब जो भी हम लोग ये 3 स्टडी किए ना, वही चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। कौन सी जगह ये 3 कम्युनिकेशन आएगा। फर्स्ट देखो, जो कंससनेस होती है, दैट मीन्स यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर आपको पीपल, सोसाइटी, सिटीजन, ये सारी चीज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मेटिव भी आएगा। नॉर्मेटिव पर वैल्यूज होती है, और जहां पर इंसान रहते हैं, इंसान मतलब इंडिविजुअल को अगर बात करेंगे हम लोग, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज अ सोशल एनिमल, राइट। हम लोगों को सोशल एनिमल कहा जाता है अकॉर्डिंग टू सोशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी नॉर्मेटिव है वो भी आएगा कंससनेस पर। अब नॉर्मेटिव पर क्या होगा, हाई कंससनेस होगा एंड एक्सप्रेसिव एक्टिविटी होगा। बिकॉज हम लोग ये देखे थे नॉर्मेटिव पर हमेशा एक्सप्रेसिव एक्टिविटी रहती है, क्योंकि नॉर्मेटिव हमारी सेल्फ एस्टीम, पावर, कंट्रोल, जो होती है हमारी, जो स्टेटस होती है, वो सारी चीजों के ऊपर फोकस करती है। और सेल्फ एस्टीम, आपकी स्टेटस तभी कंट्रोल में आ सकती है जब आप किसी भी सोसाइटी की नॉर्म्स एंड वैल्यू को फॉलो करके चलोगे, ठीक है। तो ये नॉर्मेटिव आएगा ही आएगा कंससनेस पर, राइट। अब नेक्स्ट यूटिलिटी ट्रेंड, जहां पर आपकी हाई कंससनेस के साथ साथ कुछ प्रमोशन किया जाएगा या फिर कुछ सैलरी की बात आएगी, ये दो आपकी कंससनेस पर आ जाती है। नेक्स्ट होती है सोशलाइजेशन, ठीक। अच्छा, सोशलाइजेशन पर क्या होगा, देखिए कंससनेस पर फिर भी हम लोग नॉर्मेटिव के साथ साथ यूटिलिटी ट्रेंड को रख सकते हैं, मगर when we talk about the socialization then we focus one and only normative organization, because यहाँ पर आपको क्लियर कट बोला जा रहा है सोशलाइजेशन, ठीक है। जब सिर्फ और सिर्फ सोशलाइजेशन की बात आएगी तब सिर्फ हम नॉर्मेटिव की बात करेंगे, और हमें पता है नॉर्मेटिव पर कौन सी कम्युनिकेशन आती है लर्नर, एक्सप्रेसिव, क्लियर। अब चलो नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब कोई भी जो स्टाफ्स होती है, जो सबॉर्डिनेट्स होती है, उसको चांस देना, अपॉर्चुनिटी देना कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई भी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सपोज कीजिए ये एक इंसान है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये सपोज कीजिए एक इंसान है, ठीक है, उसको इंटरव्यू लिया जा रहा है क्योंकि उसको
जॉब करना है, ठीक है, इसलिए एक इंटरव्यू हो रही है। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोर्सिव होगा, थोड़ा सा पावर दिखाया जाएगा। यूटिलिटी ट्रेन होगा, जो इंसान अच्छा काम करेगा उसको मैं प्रमोशन करूंगी, ठीक है, यूटिलिटी ट्रेन होगा। और थोड़ा सा नॉर्मेटिव भी, थोड़ा सा सोशल वैल्यू, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ पावर नहीं दिखाया जाता, कुछ सोशलाइजेशन भी होती है, राइट। तो पावर के साथ साथ सोशलाइजेशन जैसे चाहिए, उसके साथ साथ प्रमोशन भी चाहिए। आपको सैलरी नहीं मिलेगा, आप काम क्यों करेंगे, राइट। तो यहाँ पर सैलरी, प्रमोशन, ये सारी चीज के साथ साथ कोर्सिव एंड नॉर्मेटिव भी होती है रिक्रूटमेंट पर। अब कैरिस्मेट, ठीक है, कैरिस्मा का मतलब क्या है, कैरिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी पर हम लोग स्टडी किए थे कि आइडियोलॉजी के ऊपर फोकस करना, राइट। आपके जो सामने लीडर है उसके ऊपर आप डिवोटेड हो रहे हो, आप उसको आइडियोलॉजी मानकर चल रहे हो, आइडियल मानकर चल रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन ही आएगा। क्लियर। अब देखो 3 टाइप्स ऑफ एलिट इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट क्या है, यहाँ पर 3 टाइप्स होती है, एक होती है ऑफिसर, दूसरा होती है फॉर्मल लीडर, तीसरा होती है इनफॉर्मल लीडर। आप एक्सप्रेसिव एंड इंस्ट्रूमेंटल पर ही हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक्सप्रेसिव एक्टिविटी पर आप इनफॉर्मल लीडर को कंट्रोल कर सकते हो, जो फॉर्मल लीडर है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, मगर जो ऑफिसर होती है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर इंस्ट्रूमेंटल की बात पर आएंगे तब क्या होगा, आप ऑफिसर को कंट्रोल करोगे, फॉर्मल लीडर को कंट्रोल करोगे, मगर इनफॉर्मल लीडर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो किसको कंट्रोल करेंगे और किसको नहीं कंट्रोल करेंगे, इसको ही आपको यहाँ पर पढ़ना है, बस यही काफी होगा। तो देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग ओसी को कंप्लीट कर लिया और इसमें से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा लर्नर्स, बहुत ही डिटेल से मैंने बताया। अगर लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारी वीडियो आपकी बहुत सारी मदद करेगा, इफेक्टिव है, तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।